मोमिनीन, मैं रज़ा सैयद हाजिर हूँ वॉइस फातिमा फाउंडेशन की पॉडकास्ट सीरीज पार्ट टू सक्सेस का नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में। मोमिनीन, उमूमन देखा गया है कि एक ज़माना था तब माशरे के एक तबके को काउंसलर की या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज डे टू डे लाइफ में और नॉलेज की इतनी बॉम्बार्डिंग हो गई है मोबाइल के थ्रू, या बच्चे कुछ ज़्यादा ही लिटरेट हो गए, या बच्चों पे हमारा रुझान नहीं रहता, तो देखने में आ रहा है या हमने डॉक्टरों से सुना कि कम उम्र के बच्चे एडिक्टेड हुए जा रहे हैं किसी भी कारण से। ज़रूरी नहीं कि वो किसी नशे का शिकार हो, वो गेम्स के भी शिकार होते हैं। ऐसे ऐसे गेम्स हैं जिसके डॉक्टर खुद मना करते हैं, या आ, दोस्तों में दोस्ती कैसी है इस बारे में बच्चे माँ से या बाप से खुल के बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर करते हैं। तो इस ज़रूरत के लिए बहुत अच्छा हुआ कि मेडिकल साइंस ने तरक्की की और हमारे दरमियान ऐसे डॉक्टर्स आए जिन्हें हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि मुल्क के नहीं, शहर के नहीं, हमारे कौम के मशहूर और मारूफ डॉक्टर अली अकबर गबरानी, जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे थे, अब उनके साहबजादा ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वो भी इसी फील्ड में गामज़न है, जो कि ना कि सिर्फ कौम के लिए बल्कि हमारे माशरे के लिए, ह्यूमैनिटी और कम्युनिटी दोनों के लिए काम आएंगे। मेरी मुराद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है मोहम्मद अली गबरानी। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस फील्ड के बारे में, और इस फील्ड में वो आगे हमारे माशरे के आने वाले बच्चे या अगली जो जनरेशन है उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका स्वागत है या आपका खैर मकदम है जी। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, जैसे कि मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके वालिद साहब पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं और माशाल्लाह से वो कौम को नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो क्या यही वजह थी इस प्रोफेशन में आने की, या आपका कोई अपना मोटिव था? आप देखिए, डेफ़िनेटली अगर बच्चा अपने वालिद को देखते हुए ही बड़ा होता है। और मैंने बहुत सारे टाइम ऐसे देखा था कि मेरे जो वालिद हैं उनके पेशेंट्स उनसे किस तरीके से मिलते हैं, कितने खुश होते हैं उनको देख के, ऐसे चेहरा खिल जाता है एकदम पेशेंट्स का। मुझे याद है कि मैं एक बार उनके साथ हॉस्पिटल गया था उनके, और वहाँ पर एक पेशेंट एकदम उनके पैर पड़ गया कि नहीं, आपने तो मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, और आप मेरे लिए सब कुछ हो, एटसेट्रा। और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने ये सोचा कि ये चीज़ मुझे करनी है। कोई इंसान की ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लाना, ये मेरा यू नो वो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिफाइंग लगा। मुझे ऐसा लगा कि यस, अगर आपके पास एक ज़िंदगी है जिसमें आप दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, आई थॉट दैट You यस। mean to say it was your intention to be someone who can do something for the betterment of the society as well? यस, खल्क़े खुदा की खिदमत करना, माशाल्लाह। टू सर्व, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्रोफ़ेशन जहाँ पर आप लोगों को सर्व कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में आप भी डॉक्टर अली अकबर गबरानी की तरह से कौम के लिए एक सरमायाकार साबित होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि माशरे को ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैं शायद इसकी वजह भी आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे अबरा भाई भी कह रहे थे कि आज जो हमारे जनरेशन है उनमें एंजाइटी है, या फिर लोनलीनेस है, या फिर पेरेंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा है कि माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहे हैं, बच्चा अकेला घर में रहता है, गार्डियन कोई नहीं है, या फिर काम वाले के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक से नहीं होती। तो इसकी मेन वजह आपकी नज़र में क्या है? तो आप देखिए, जैसे डेवलपमेंट है, एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एक बच्चे का, उसके भी अलग-अलग स्टेजेस डिफाइन किए हैं अलग-अलग थियरिस्ट ने, साइकियाट्रिस्ट ने। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेजेस आते हैं। जैसे स्टार्टिंग का जो स्टेज रहता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वहाँ पर बच्चे को एक केयर गिवर की ज़रूरत रहती है जो उसके साथ रहे पूरा टाइम। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। अब जैसे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाते समय उसे उसकी ये ज़रूरत रहती है कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ अचीवमेंट करे। जैसे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना, पढ़ाई में अच्छे होना, स्पोर्ट्स में अच्छे होना।
उसके बाद जब ये 2 फेज़ निकल जाते हैं, उसके बाद आता है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूज़न। तो वहाँ पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से बनाना है, क्या चूज़ करना है आगे जाकर, किस करियर में उसे अपना पाथ चूज़ करना है, इस तरीके से ये एक नॉर्मल फेज़ ऑफ डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जिस तरीके के पीयर्स, जिस तरीके के दोस्त हम चूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इवेंचुअली जो आइडेंटिटी हम चूज़ करना चाहते हैं, अब इसमें इम्पोर्टेंस इस बात की आ जाती है कि हमारे हीरोज़ कौन हैं? आइडिया। यस, वो वो चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हम कौन-सी आइडेंटिटी चुनें। अब आप जैसे देखिए कि बच्चे होते हैं 10-12 साल के, तो वो ऐसे ब्रेसलेट पहनेंगे सिल्वर कलर का, उसमें ब्लू वाला ऐसे वो रहेगा, फिरोज़ा। तो हमें पता है कि ओके ठीक है, दे आर ट्राइंग टू एम्यूलेट सम बॉलीवुड स्टार, है ना? उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे नकल करते हैं बिकॉज़ उन्हें एक तरीके का बनना है ना? यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती है कि किस तरीके से हम उन्हें एजुकेट करें, किस तरीके से हम उनकी ये जो बुनियादी ईंटें हैं, ये रखने में हम उनकी सहायता करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बच्चे के बारे में बताया, अमूमन देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम उम्र में यानी फर्स्ट सेकंड में अच्छा स्कोर कर रहे थे और उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी थी। वो सोशल लाइफ उनकी और स्कूल एजुकेशन लाइफ और माँ-बाप के साथ उनका सब कुछ अच्छा था। थोड़े से बड़े हुए, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बच्चों दो दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में हम देखते हैं अचानक से 7th या 8th या 9th स्टैंडर्ड के बाद में उनमें काफ़ी चेंज आते हैं। मैंने तो ऐसे बच्चों को देखा है जो बड़े करियर ओरिएंटेड थे, स्टूडियोज़ बच्चे थे, अच्छे स्कोर कर रहे थे। वही बच्चों को मैं देखा हूँ कि छुप के सिगरेट पी रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे की वजह ये वो एनवायरनमेंट है या घर के लोग हैं या वो पेरेंट्स हैं जो बाद में फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बच्चा तो बड़ा हो गया है, ना उसको गोद में लेना है, ना उसको हमको पैम्परिंग करना है, तो वो अब बाहर जाके सीखेगा। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कारण होते हैं, जब जिसकी वजह से हम एक नतीजे पे आते हैं। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द बॉडीली कॉजेज़ और द नेचुरल कॉजेज़ ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपने मेंशन किया कि 7th 8th के आस-पास की उम्र में एक चेंज आने लगता है उनमें, है ना? अब ये चेंज उनके बॉडी में भी आने लगता है। आप समझिए कि जैसे प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, बालिग होने लगते हैं, तब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं बॉडी में। तो बॉडी चेंज हो रही है, वो अब बच्चे नहीं रहे, है ना? बट वो अडल्ट भी नहीं बने। तो दे आर इन द मिडल, दे आर हाफ चाइल्ड, हाफ अडल्ट। अब ये अगर बहुत ज़्यादा मस्ती करे, तो उनको लोग बोलते हैं कि अरे! इतने बड़े हो गए, तुमको समझ में नहीं आता। और अगर वो बहुत संजीदा, बहुत सीरियस रहने लगे, हर चीज़ पे अपना ओपिनियन देते बोले, "अरे तुम बच्चे हो, तो बच्चे की तरह रहो, ये सब क्या कर रहे हो?" तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ा कि बॉडी तो चेंज हो रही है, साथ में आपकी जो साइकी है, उसे भी आपको चेंज करना है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे चेंज हो रही है ना? तो अब ये एक बहुत कन्फ्यूज़न वाला फ़ेज़ हो जाता है, बच्चों के लिए। अब यही कन्फ्यूज़न में कि ठीक है, मुझे अडल्ट बनना है, बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करने लगते हैं, है ना? कि अच्छा क्या करना चाहिए? मैं एक अडल्ट कैसे लगूँगा? हाउ कैन आई बी अ गुड ये एन अडल्ट? और अ मैन, हाउ कैन आई बी अ मैन? उसमें हाउ डू यू बी अ मैन? यू बी अ मार्लबोरो मैन, दैट्स वन। उसके अलावा अगर इफ इट्स फॉर गर्ल्स, तो कैसे, हाउ डू आई बी अ मेरे वुमन? बाल कैसे लंबे हों मैं, यस, उसकी उनकी तरह खूबसूरत कैसे लगूँ, यस, बॉलीवुड एक्टर तो ऐसी लगती है और मॉडल यस, ऐसी लगती है। एग्ज़ैक्टली। और आप समझिए कि सोसाइटी ने इसे बहुत बढ़ावा भी दिया है ना। अब ये क्राइसिस में पेरेंट का अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ डेफ़िनेटली जैसे हमने कहा कि माशरे का जो इन्फ्लुएंस है इस चीज़ पर कि किस तरीके से आपको होना चाहिए, कौन आपके हीरोज़ हैं, ये भी मैटर करता है। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, बट वी कैन गेट इंटू द स्पेसिफिक्स। हम
इन चीज़ों के डिटेल में जा सकते हैं। अगर यू टेल मी हाउ व्हाट डू यू वांट टू नो द मोस्ट अबाउट? For me, for an example, this was the problem I was talking about. Now onwards, I would like to ask you the main question. Let's talk about the solution. So what do you think? कि जैसे आज जो चेंजेस आ रहे हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको एक हर 5 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, जैसे प्राइमरी में थे फिर वो सेकेंडरी में आए फिर कॉलेज में जाएंगे, तो हम लोग जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, कहाँ क्या करेगा, उसके साथ साथ क्या किसी हमको हर बच्चे को किसी अच्छे काउंसलर के पास आपकी तरह नोटरी पर बहाने के बाद बिठाकर उसकी मेंटल हेल्थ भी गेज नहीं करना चाहिए। उससे हमको ये पता चलेगा कि हम इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इसको इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हो गया, पता चला कि इंजीनियर बन सकता है, लेकिन जो इसका एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि कॉलेज में जाएगा 6 घंटे पढ़ेगा, घर में आएगा माँ बाप के सामने पढ़ लेगा, उसके अलावा बाहर निकल के जो सोसाइटी से बाहर निकलता है, बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, यू नेवर नो अबाउट इट वेयरएवर ही गोस। ऐसे बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग करके अगर हम उसको जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे उनको फोकस कर सकते हैं, या उनको बता सकते हैं कि भैया देखो, जाना कहीं भी जाओ आज़ादी पूरी है, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान रखो और तुमको इस रास्ते पे चलना है। आपको लगता है ये ज़रूरी है? आप देखिए, डेफिनेटली जो अवेयरनेस का आपने पॉइंट कहा कि ये चीज़ों के बारे में हम उन्हें बेदार करें कि देखिए ये अच्छाई है, ये बुराई है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम आपको उतनी फ्रीडम देंगे, बट इन द लिमिट्स ऑफ कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जो चीज़ आपके लिए ख़राब है उसकी। और यस, इसमें काउंसलिंग का तो रोल आता है। इसके साथ ही साथ जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद या कारगर साबित होगी, वो ये है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें। जी, अब ये अवेयरनेस हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि हम एक रेगुलरिटी पे वर्कशॉप्स रखें या हम मेंटल हेल्थ कैंप्स अरेंज करें। अब ये वर्कशॉप में एसेंशियली क्या होगा कि आप समझिए कि टिपिकली हम जो डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे में, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे में, वो यही कन्फ्यूजन के रिलेटेड होती है, प्यूबर्टी रिलेटेड होती है कि मेरी बॉडी चेंज हो रही है, क्या करना है। इस टाइम के आसपास जो है नशे की लत, वो लगना ज़्यादा कॉमन है। हाँ, मतलब लड़का है तो छोटी-मोटी सिगरेट की आदत लगी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि बच्चा अगर कहीं और से सीखेगा इस सब चीज़ के बारे में, बच्चे के पास उसका दोस्त आया जो कि लेट अस सपोज कि 17-18 साल का है और बोले अरे ये देख फ़ोन में, ये देख क्या है। जैसे ही एक बार आपने देखा तो आप, या फिर एक बार कोई भी सब्सटेंस यूज़ किया आपने, जैसे सिगरेट्स हो गए, गुटखा हो गया, कोई भी सब्सटेंस फॉर दैट मैटर, आपका डोपामाइन स्पाइक होता है। डोपामाइन जो है वो रिवॉर्ड केमिकल रहता है हमारे ब्रेन का। हमें ऐसा लगता है कि अरे किक मिलता है हमें, बहुत अच्छा लगता है। जैसे किक मिला तो उसके साथ ही साथ फिर अब जब आप ऊपर चढ़ते हैं कोई पहाड़ पे तो नीचे भी आना होता है। नीचे आ गए तो फिर उतना मजा नहीं आता है ना, पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा था, फिर वापस पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, बट अब उसमें उतना मजा नहीं आता है, ठीक है, जितना पहली बार आया। तो 1 की जगह 2 लेनी पड़ती है, फिर 2 की जगह 4 लेनी पड़ती है, 4 की जगह 8 लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से फिर हमारा डोपामाइन जो है। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि जैसे कि आप जानते हो कि हुई फातिमा फाउंडेशन के मातहत हमने 5 बच्चे अभी सिलेक्ट किए, 5 इंशाल्लाह इस साल और साल आगे जाकर सुपर 20। तो उन बच्चों को हम एजुकेशन के लिए हेल्प तो कर रहे हैं, क्या हमको ये भी करना चाहिए कि उन बच्चों को बिठाकर आप जैसे किसी काउंसलर के साथ में काउंसलिंग कराना चाहिए जो उनकी मेंटल हेल्थ को गेज कर सके? कि हम तो बड़ी उम्मीद लेके, क्योंकि हुई फातिमा फाउंडेशन बड़ी उम्मीदों के साथ मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत आगे जाके कितनी सक्सेस होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने दे दिया बच्चों को कि भाई ये किताब है, ये कापी है, ये पेन है और जा पढ़ो और एग्ज़ाम दो, लेकिन वो जाके कितने परसेंटेज की मेहनत करेगा ये डिपेंड करता है उसकी मेंटल हेल्थ पर। तो आपको लगता है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन में काम कर रही है, एप्टीट्यूड के साथ साथ किसी काउंसलर को बिठाकर एक एक बच्चे की इंडिविजुअल माइंड मैपिंग की जाए?
आप देखिए कि इट्स वेरी गुड दैट हम इन चीज़ों पे अवेयरनेस ला रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसे डेफ़िनेटली इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए बिकॉज़ ये बच्चों के फाइनल आउटपुट पे तो डेफ़िनेटली बहुत एक गहरा असर होता है मेंटल हेल्थ का। इसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स रखें, जैसे मैंने कहा, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएँ इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। अब स्क्रीनिंग टूल्स भी जो हैं वो टेक्निकली काउंसलर्स ही अप्लाई करते हैं, है ना? तो जैसे हम अगर मेंटल हेल्थ कैंप रख रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ स्क्रीनिंग टूल्स अप्लाई कर लें। जैसे लेवल्स ऑफ मोटिवेशन हो गया, जैसे लेवल्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस हो गया। ये पेपर एंड पेंसिल टूल्स रहते हैं। आप समझिए कि एक जो टूल है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस स्केल, उसमें 21 क्वेश्चन रहते हैं इन टोटल। वो आपको एक डायग्नोसिस तो नहीं देंगे कि ये बच्चा डिप्रेस्ड है या मतलब इसे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है या फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, बट वो आपको एक हिंट दे देंगे। हाँ, आपको एक हिंट दे देंगे कि देखो ये रेड फ्लैग है, ठीक है? अब ये जब हम आप समझिए कि अगर काउंसलर 5 बच्चों के साथ बैठ रहा है, तो लेट अस सपोज़ अप्रॉक्सिमेटली 3-4 आवर्स उसके निकल जा रहे हैं, है ना? यही स्क्रीनिंग टूल्स अगर हम 500 बच्चों के साथ करें और ये चीज़ आधा घंटा एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगा एट मैक्स एंड जितने वॉलंटियर्स हैं उस हिसाब से आधे घंटे में इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो इसमें से जितने भी रिस्क बच्चे हैं, वो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं एंड देन फिर वी कैन शेड्यूल काउंसलिंग सेशंस और ग्रुप सेशंस फॉर देम। तो इस तरीके से फ्लो इसका ऐसे है। मतलब इससे क्या होगा कि फ़िल्टर होते जाएगा। हमको भी आने वाले दिनों से पहले पता चल जाएगा कि हम जिस बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारी मेहनत कहाँ तक पहुँचेगी। जैसा कि आपने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट एक टूल है जिसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आप ही लोग जानते हैं। लेकिन पेरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स जो बच्चों के साथ रोज़ डे टू डे लाइफ गुज़ार रहे हैं, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि बच्चा स्ट्रेस्ड है, एंग्ज़ायटी का शिकार है या इसको काउंसलर की ज़रूरत है? तो अब इसके कुछ लक्षण या साइन्स और सिम्पटम्स हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। वी हैव टू कीप एन आई आउट फॉर दोज़। तो इसमें बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक एक करके दिखेंगे, बट इनमें से अगर कोई भी दिखता है, तो हमें एक क्लिक होना चाहिए कि येस दे मे बी एट रिस्क। सबसे पहली चीज़ जो है वो सोशल विथड्रॉल है। सोशल विथड्रॉल इस तरीके से कि वो अकेले-अकेले रहने लगेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, अपने रूम में बंद रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ वन साइन। दूसरा ये है कि आप विज़िबली देखते हैं कि उनका मूड जो है, वो या तो बहुत लो है कि नहीं कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। जो चीज़ें पहले उन्हें बहुत पसंद थी, जिनमें रुचि आती थी, वो अब नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कुछ ऐसी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे हैं, ठीक है? छोटी-छोटी बात पर बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत झक्की हो जा रहे हैं। स्ट्रेस टॉलरेट करने की क्षमता कम हो गई है। जैसे पहले कुछ चीज़ें होती थी तो हाँ, हँसी-खुशी में वो चीज़ निकाल देते थे। बट अब ऐसा है कि नहीं लड़ने खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे बोल दिया आपने मुझे? आप लोग मुझे समझते ही नहीं हो। नहीं समझते हो, इसका इंडिकेशन ही ये है कि अरे कुछ तो बैठ नहीं रहा है, कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। उसमें फिर हम चिप इन कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए ठीक है, अगर ऐसे सिम्पटम्स दिखाई भी दे रहे हैं बच्चे में, तो टीचर्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को या पेरेंट्स को मतलब फर्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? सबसे पहले तो आप देखिए कि हमें एक बहुत ओपन रिलेशनशिप रखना है बच्चों के साथ। ओपन रिलेशनशिप इस तरीके से कि बच्चा आके हमारे साथ कुछ भी शेयर करता है। दोस्त बना के रखें उसे। हाँ, पेरेंट ही बनकर एक ओपन पेरेंट रहे। इस तरीके से कि अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है तो वो आपसे छुपाए नहीं, या वो अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा है तो भी वो आपको वो तकलीफ बताने में हिचकिचाए नहीं। यूजुअली कैसा होता है कि आप समझिए कि अगर मैं आपको इमेजिन करने बोलता हूँ कि एक 14 साल का बच्चा आया आपके पास और वो बोल रहा है अंकल मेरी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा इट्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, मुझे लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। आपका क्या आंसर रहेगा?
पहले तो मैं उसका जो मॉरल है, सपोर्ट करूँगा, उसको मॉरल बूस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं इस उम्र में होता है और भी बच्चों के साथ होता है, और जानने की कोशिश करूँगी कि इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं। या तो इसके दिमाग का ही वजूद है, जैसे कि हम आम आदमी के दिमाग में कहते हैं कि फतूर है, या सही में इसका पीछे कोई कारण हो भी सकता है ठीक कारण। है। आप देखिए तो कि ये अगर बहुत जानता हूँ आइडियल और अगर सिनेरियो बच्चा है। दूर का ऐसे है, मेरे 100 में रिलेशन में से नहीं है, 1 तो 2 मैं सबसे होंगे पहले जो इसकी बच्चे को एक्नॉलेजमेंट एंटरटेन उसके भी माँ-बाप करेंगे को इस दूँगा तरीके से और कि उनसे हाँ, कहूँगा अच्छा कि तुम्हें किसी प्रॉब्लम प्रोफेशनल है, आप जैसे लोगों से ओके मिलाएँ। मुझे इस बारे में वरना ऐसा बताओ। ना हो कि ये कोई नहीं जो पूछता। सवाल उसने सबका मुझसे किया यही है, वो सबका यही 4 जवाब लोगों से होता है और कि करे, अरे और 4 14 लोगों से साल की उम्र मिसगाइड में करे। डिप्रेस्ड हो? हाँ, वहीं क्या उसका मॉरल गिर जाता है। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार? तुम घर जाओ, होमवर्क करो अपना। ये सब क्या डिप्रेशन की बात कर रहे हो? ये हो गया, यहाँ से हो गया हमारा पत्ता कट, हमारा एक्सेस हो गया इस चीज में खत्म। ठीक है, फिर वो कोई सब्सटेंस का सहारा ले रहा है वगैरह वगैरह। ये सिचुएशन में हमें इस चीज पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज है कि हम वैलिडेट करें। एम्पैथी जो होती है या फिर इमोशनल वैलिडेशन जो होता है वो ये है कि ओके, तुम तकलीफ से गुजर रहे हो, ये चीज तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो सकती है, चलो डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तब बच्चा खुलेगा, तब बच्चे का मन करेगा आपसे बात करने का, तब आप बच्चे की जेन्युइनली हेल्प कर पाओ। बच्चा हाथ आगे बढ़ा रहा है, बच्चा तो बोल रहा है कि मुझे तकलीफ है, ठीक है, वो हाथ आगे बढ़ाने के लिए भी हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। बट अगर बच्चा हाथ बढ़ा रहा है और हमने ऐसे बोल दिया कि नहीं ये सब क्या है, ये उम्र में क्या रिलेशनशिप, कुछ नहीं होता ये सब, जाओ आगे पढ़ाई करो, या अरे सिगरेट कैसे पी ली, दे दिया उसको। तो सिगरेट पीना या रिलेशनशिप कुछ भी, ये सब दे आर अ क्राई फॉर हेल्प, दे आर अ क्राई फॉर सपोर्ट, कि हम किस तरीके से अच्छा रिलेशनशिप में क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है उसकी जो पूरी नहीं हो रही है, किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये बच्चा सेफ रहे। तो इसमें दो ही चीज, सबसे पहला तो एम्पैथी, कि हम थोड़े चीजें उसके नजरिए से देखने की कोशिश करें, ये पहली। और दूसरा वैलिडेशन, इमोशनल वैलिडेशन, कि ठीक है तुम जो फील कर रहे हो वो वैलिड है, कोई तुम्हारी जगह अगर ये सिचुएशन होता तो ये फील करता। इसके साथ साथ अब आगे क्या करना है, ये दो चीज में अगर हम बच्चे का इस तरीके से थोड़ा हौसला अफजाई करें तो उसका जो रिस्क है टूवर्ड्स एनी मेंटल इलनेसेस वो काफी कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कि हुइस फातिमा फाउंडेशन का जो स्लोगन है, दीन के साथ दुनिया की भी, इसीलिए शायद हुइस फातिमा फाउंडेशन दोनों तरफ काम कर रही है, बच्चों के एजुकेशन पे भी काम कर रही है, मदरसे पे भी काम कर रही है। तो आपकी नज़र में ऐसे बच्चे जो दीन और दुनिया लेके चल रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ लीड करेंगे, आगे जाके फोकस रहेंगे और तरक्की करेंगे, या वो बच्चे जो सिर्फ दुनिया लेके चल रहे हैं? देखिए, कोई भी सिचुएशन में कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। मैंने बहुत सारे हाफिज़े कुरान को भी बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ें करते हुए देखी है, और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बेदीन हैं, उन्हें भी लाइफ में एक्सेल करते हुए देखा है। बट इसके साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब हम दीन की बात करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है। अगर बच्चे दीन की तरफ ज़्यादा हैं और जो दीन के उसूल हैं, वो जज़्ब कर पा रहे हैं, उसका फ़लसफ़ा समझ पा रहे हैं, वाह! तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये चीज़ों से दूर रहें। जैसे हमारे इस्लाम में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं नफ्स के, है ना? नफ्से अम्मारा हो गया, नफ्से लव्वामा हो गया, नफ्से मुतमइन्ना हो गया, ठीक है? नफ्से मुतमइन्ना पहुँचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर बच्चों को पता रहे कि जो उनका एटीट्यूड है अभी, जो उनका साइकी है, वो इस तरफ का है कि नहीं, मैं जो हूँ मैं ही हूँ, है ना? वो नफ्से अम्मारा होगी। धीरे-धीरे जब थोड़ा गिल्ट होता है कि यू नो नहीं यार कुछ तो मिसिंग है, नहीं नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए थी। वो हो गया नफ्से लव्वामा कि थोड़ा गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है। फिर धीरे-धीरे हम अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, तो जब ये नफ्स पर हम काबू पा लेते हैं, तो नफ्स की जो अर्जेस हैं टू स्मोक या टू सॉर्ट ऑफ टू डू नथिंग, अरे पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ो यार होती रहेगी। नफ्स पे अगर काबू पा लिया आपने, तो दीन और दुनिया दोनों पे आपने फतेह हासिल कर।
ये चीज़ हमें दीन बहुत हेल्प करता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया नफ्स पे काबू पाना, अब इसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस जो है वो ये है खुदा के सामने सर झुकाने की प्रैक्टिस, जहाँ पर आप अपने नफ्स को बिल्कुल खुदा के पास सौंप रहे हैं, आप खुदा की बंदगी में सौंप रहे हैं। यस, सबमिशन। जब आप खुदा की बंदगी में अपनी नफ्स को सौंप रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन कि अरे सिर्फ मैं हूँ, मैं कर लूंगा जो मेरा मन चाहेगा वो मैं करूँगा, उसका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। खुदा की रजा के लिए आप एक्शंस करते हैं, तो वो चीज की कोई एक पावर है आपके ऊपर, कोई एक सरपरस्त है आपका, वो फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन, वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, दैट इन इटसेल्फ वो बहुत सुकून देने वाली चीज है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हम रोजा रखते हैं। जब हम रोजा रखते हैं हमारा नफ्स हमें बहुत सारी मतलब चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसमें भी अपने नफ्स पे काबू करना। तो इस तरीके से दीन इस्लाम जो है उसमें बहुत इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं जो हमें हमारे मेंटल स्टेट पे, हमारे साइकी पे काबू पाने में बहुत हेल्प करती हैं। एंड जब आपने अपने साइकी पे काबू पा लिया तो पुरसुकून और बेहतरीन तरीके से आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो नमाज, रोजा, इसके बाद जो एक बेहतरीन तोहफा हमारे पास है, और वो सिर्फ हमारे पास है, वो ज़ियारतों का तोहफा है ना? जब आप अकेला महसूस करें, जब आप बहुत तन्हा, बहुत सॉर्ट ऑफ लोनली, सैड, आइसोलेटेड महसूस करें, तब ज़ियारत वारिसा या फिर जो भी सहीफ़ा सज्जादिया में अल्लाह से बात करने का तरीका जो बताया गया है, या फिर आप अपने इमाम से बात कर सकते हैं ज़ियारत वारिसा के थ्रू, इस तरीके की बहुत सारी ज़ियारतों के थ्रू। जब ये बात आप करते हैं, ये बॉन्ड जो आपका बनता है, वो आपके अकेलेपन को उखाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि यस, मेरा कोई वारिस है जो मेरी केयर करता है, जो मेरे स्ट्रगल्स की केयर करता है, जो मुझे कभी दुत्कारेगा नहीं, जो मुझे अकेला नहीं छोड़ता, yes, अल्लाह की तरह मुझे से अकेला नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये एक सेंस डेवलप करना इन इटसेल्फ इज वेरी रिवॉर्डिंग। तो ये एक तोहफा हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। निग्लेक्टेड है, मीनिंग पढ़कर समझना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे मेंटल हेल्थ। बहुत अच्छा। तो जैसा कि हम लोग चाहते थे कि दीन के साथ दुनिया, तो आज एक ऐसी शख्सियत से मिल ली है जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है कि आपके पेरेंट्स की देन है कि आप दीन में भी हैं और माशाल्लाह से दुनिया में भी हैं, क्योंकि आपने जो तसल्ली बख्श जवाबात दिए दीन की रोशनी में और इमाम ज़माना की रोशनी में, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को। तो आपके ख़्याल से अब इसको हम समअप करें, जो हमने डिस्कशन पिछले कुछ देर में किया, तो आप किस तरह से समअप करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बहुत अच्छी है वो हुइस फातिमा फाउंडेशन ऑलरेडी कर रही है, वो ये है कि दीन के साथ दुनिया को लेकर चलना, इन जो बच्चों के स्ट्रगल्स हैं, जो उनकी तकलीफ़ात हैं, उसके बारे में उसकी तरफ लोगों की तवज्जो लाना, है ना? ये चीज़ हो गई। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े भी हैं, ये स्ट्रगल्स नॉर्मल हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ओह! ये क्या हो गया? स्ट्रेस बोल दिया, डिप्रेशन, एंजाइटी बिखर बोल दिया। गई। यस, ये क्या? ये इंसान खराब है ना? इस तरीके से नहीं, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना होगा। लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करना होगा, चीज़ें उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करनी होगी और लोगों की जो मुश्किलात हैं, उन्हें वैलिडेट करना होगा कि यस, आपकी जो मुश्किलात हैं, आपके जो स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, वो आप महसूस कर सकते हैं। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ख़ास करके हमारे बच्चों के लिए, जो ऑलरेडी फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, सोशली एक बहुत बड़े चेंज से गुज़र रहे हैं, उनके लिए सेफ्टी नेट हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अली गबरानी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कम वक्त में हमें समझाने की कोशिश की कि इनकी ज़रूरत माशरे को कितनी है और माशरे को इनसे कितना इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं रज़ा सैयद, हमारी हुस्न फातिमा फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपसे गुज़ारिश है कि ये सेशन आपने देखा
अगर आपने देख लिया है तो और लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।